नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा छठी की जो किताब है वसंत भाग एक, इस किताब में जो चौथा पाठ है वह कविता है और उस कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। पिछले दो वीडियो में हमने इस कविता का अध्ययन किया है। आज हम इस कविता के जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न अभ्यास है, उसका आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले, जो आपके किताब में पेज नंबर 24 यानी कि 24 पर दिए गए हैं। ओके, तो उसमें कविता से आगे कविता से कविता से आगे अनुमान और कल्पना, भाषा की बात, इसी प्रकार के क्या दिए गए हैं, सवाल दिए गए हैं। ओके, तो ये कविता से सवाल है। इसमें कुल मिला के कितने सवाल है? 3 सवाल है। ओके, उसमें पहला सवाल है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश। आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर, है ना, लड़की क्या कहना चाहती है? कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में क्या है, ये सवाल थोड़ा सा यही सवाल है, लेकिन वो क्या हुआ है, उसका तरीका अलग दिया गया है। उसमें क्या लिखा है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि, और उसके नीचे क्या दिए गए हैं, 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, तो उसमें से सही ऑप्शन आपको क्या लगता है? तुम्हें कौन सा ऑप्शन सही लगता है? उसमें पहला है, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो क्या आपको सही लगता है? तो मैंने यहाँ लिखा है, कौन सा ऑप्शन लिखा है? तो पहला लिखा है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। आपको क्या लगता है? जैसे कि चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है ना? तो इसी प्रकार आप इसका क्या, आपको जो सही लगता है, तुम किसे सही मानते हो, यानी कि उसका सवाल, उसका आंसर आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, अगला दूसरा है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। देखो, यहाँ चौथा है कि कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। दिन और कारण, अभी पूर्णिमा के दिन की बात है, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच की बात है, या प्रथमा से अष्टमी की बीच की बात है, कौन सी है? तो यहाँ हमने आंसर लिखा है। जैसे देखो, जैसे कि गोल है खूब मगर, ये एक पंक्ति उसमें आई है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, है ना, ये 2 पंक्तियाँ है उसमें। तो इससे क्या पता चलता है, यानी कि यहाँ पूर्णिमा की रात नज़दीक आई है, लेकिन उस दिन पूर्णिमा है क्या? नहीं है, यानी कि पूर्णिमा के लिए 1 या 2 दिन अभी क्या है, बाकी है। इससे ये पता चलता है, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो हमें क्या लिखना है कि अर्थात चांद की गोलाई थोड़ी तिरछी है, यानी पूर्णिमा होने में 1 या 2 दिन बाकी है। तो कवि की उपयुक्त पंक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी के दिन लगाई होगी। किस दिन लगाई होगी? अष्टमी के दिन। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 27 पर देखो, 2 कैलेंडर दिए गए हैं, है ना। उसमें एक मराठी कैलेंडर है और एक अंग्रेजी कैलेंडर है। ओके, उसमें मराठी कैलेंडर जब आप देखा तो उसमें मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, संवत 2063 ऐसे दिया है। यानी कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मंथ होता है, यानी कि महीना होता है, उसमें 15-15 दिन का पक्ष होता है। एक पक्ष शुक्ल पक्ष 15 दिन का होता है और कृष्ण पक्ष होता है वो 15 दिन का होता है। और इसका विभाजन जो होता है वो कैसे किया जाता है? तो चांद के हिसाब से किया जाता है।
जो पहली तारीख होते है उसे क्रूप प्रतिपा पदा लिखा जाता है, द्वितीया लिखा जाता है, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, सप्तमी, इसी प्रकार नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। और चतुर्दशी होने के बाद जो 15वां दिन आता है उस दिन क्या होता है, अमावस्या होती है ना। और अमावस्या जब होती है तो कौन सा पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष आता है। और जब पूर्णिमा होती है तो कौन सा पक्ष आता है, बोलो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना आपको, कृष्ण पक्ष और कौन सा पक्ष होता है। ओके, यानी कि जो कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है, इनका विभाजन दो मंथ में किया जाता है, 15-15 दिन में, जो आपको मराठी कैलेंडर में दिया गया है। यानी कि जो अभी चांद का जो है वो अष्टमी के दिन हुआ है ना, अष्टमी का दिन है उस दिन। कौन सा दिन है, अष्टमी का दिन है, यानी कि अभी कई दिन बाकी है। यानी कि 8 तारीख के जो दिया है अष्टमी, उस दिन की ये बातें हैं, इसे यहाँ हमें दिखाई देती है। ओके, अगला सवाल है, नई कविता में, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, तीसरा सवाल है ना। हम यहाँ देखेंगे, नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। यानी कि आपको मालूम है, कवि क्या करते हैं, शब्दों के द्वारा हमारे मन में उसका चित्र निर्माण करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि चांद से थोड़ी सी गप्पे, इस शब्दों से क्या पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, चांद से गप्पे लड़ाए, बातचीत कर रहे, चर्चा कर रहे। तो इसी प्रकार कवि क्या करते हैं, शब्दों के द्वारा उस चीज़ का जो प्रतिमा होती है, उसका चित्र जो होता है, वह हमारे मन में निर्माण करने की कोशिश करते हैं। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल, यानी कि ये बिल्कुल शब्द कैसे लिखा है, अलग अलग लिखा है। ओके, शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे, ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। यानी कि बिल्कुल शब्द जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार आप कौन से शब्दों को अपने मन में आकृति निर्माण करना चाहते हैं और वो इस प्रकार लिखकर दिखाओ, ऐसे उन्होंने कहा है। जैसे कि इधर देखो, जैसे कि गोल, तो गोल ऐसे हम लिख सकते हैं। तिरछा, तीर छे, बिल्कुल, यानी कि इसी प्रकार आप शब्द क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो ये तीसरे सवाल का जवाब आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। उसके आगे है अनुमान और कल्पना। यह भी आपको करना है, अनुमान करना है, इमेजिनेशन करना है, कल्पना करना है। ओके, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं ना, कुछ छात्रों को, कुछ व्यक्तियों को जल्दी गुस्सा आता है। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा। यदि चांद को भी गुस्सा आता है ना, वो चिढ़ता है, तो किस बात से उसे ज़्यादा गुस्सा आएगा, वो चिढ़ेगा। चिढ़कर वह उन बातों को क्या जवाब देगा, चिढ़कर वो उन बातों को क्या जवाब देगा। अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए सवाल जवाब लिखो। यानी कि आपके मन में आप तय करो कि आप चांद है, और यदि आपको किसी ने चिढ़ाया तो आप चिढ़कर उसे किस प्रकार से जवाब दोगे। और ये जवाब आपको क्या करना है, इमेजिनेशन, कल्पना, अनुमान करके क्या करना है, लिखना है। जैसे कि सोचो, चांद को खुद का प्रकाश नहीं होता, ऐसे उसे चिढ़ाया तो चांद क्या करेगा, उगना बंद कर देगा। तो उगना बंद किया तो रात को हमें प्रकाश मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। यानी कि इसी प्रकार क्या करना है आपको, अनुमान और कल्पना करके उसका क्या करना है, आंसर लिखना है। उसमें दूसरा है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा, है ना। जैसे अभी चांद से थोड़ी सी गप्पे के माध्यम से चांद पर यह कविता लिखी गई है। यदि कोई
सूरज के साथ गप्पे लड़ाएगा तो वो किस प्रकार लिखेगा, क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य, यानी कि आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं या कविता के द्वारा भी लिख सकते हैं। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित से किसी एक या दो से करके लिखो, यानी कि पेड़ के ऊपर लिखो, बिजली का खंभा के ऊपर लिखो, सड़क के ऊपर लिखो, पेट्रोल पंप के ऊपर लिखो, है ना। जैसे कि पेड़, पेड़ के ऊपर लिखा तो पेड़ क्या लिखेगा? जैसे कि पेड़ क्या करता है, हमें ऑक्सीजन देता है, लकड़ियाँ देता है, छाया देता है। यदि पेड़ चिढ़ गया, उसे गुस्सा आया, है ना, उन्होंने तय किया कि हमें छाया नहीं देना है, ऑक्सीजन नहीं देना है, तो क्या हो जाएगा? हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लकड़ियाँ नहीं मिलेगी, है ना। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, कल्पना करके किसी भी दो टॉपिक पे, पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप, इसमें से किसी दो के ऊपर आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है या पोयम लिखनी है। ओके। इसके बाद होता है भाषा की बात। अभी उसमें पहला है चांद, संज्ञा है, चांदनी रात में, चांदनी विशेषण है। अभी विशेषण क्या होता है, कैसे होता है, कौन से प्रकार का होता है, यह हमने पिछले वीडियो में देखा है। लेकिन यहाँ विशेषण किस प्रकार बनते हैं, है ना। जैसे कि चांद, चांदनी, तो कौन सा प्रत्यय लगकर चांदनी बनी है, तो ये हमें देखना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये इस क्वेश्चन का जो है वो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम जो दूसरा है वो देखेंगे। दूसरा क्या है, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरे से मिलता जुलता है ना। अभी गोरा चिट्टा, है ना, तो गोरा मतलब आपको मालूम है वो कलर होता है, काला गोरा, गोरा चिट्टा यानी कि गोरे जैसा ही दिखाई देता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, चिट्टा कहते हैं, गोरा चिट्टा। इसीलिए वो गोरे से क्या होता है, मिलता जुलता होता है। गोरा इस शब्द से चिट्टा क्या होता है, मिलता जुलता होता है। जबकि अभी दूसरा गोल मटोल, है ना। अभी गोल, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार चार शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका प्रयोग में वाक्यों में प्रयोग करो। यानी कि जिस प्रकार कविता में ये शब्द आए, गोरा चिट्टा, गोरा चिट्टा, गोल मटोल। अभी गोल मटोल, मटोल ये कोई शब्द नहीं है, लेकिन जो मोटा होता है उसे मटोल कहते हैं। तो गोल मटोल, तो गोल के साथ वो शब्द आया है, लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं है। ऐसे जो शब्द होते हैं उसके बीच में जो रेखा होती है, ये उसे क्या कहते हैं, शब्द युग्म चिन्ह कहते हैं। यानी कि ये दो शब्दों को क्या करती है, जोड़ती है। तो ऐसे कुछ शब्द आप क्या करने हैं, लिखने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि अच्छा बुरा, सुख दुख, ऐसे कई शब्द होते हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, पहला मेल जोल, हमें सबसे मेल जोल बनाए रखना चाहिए, तो ये शब्द का उपयोग हम वाक्य में कर सकते हैं। अच्छा बुरा, है ना, बच्चों को अपने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। आजकल, आजकल महंगाई बढ़ गई है। सुख दुख, सुख दुख जीवन के दो पहलू है। काला गोरा, है ना, वे इंसान के काला गोरा ऐसे रंग होते हैं। तो इसी प्रकार ये ऐसे शब्द आपको क्या करना है, ढूंढने हैं और आप लिख सकते हो। इसे शब्द युग्म कहा जाता है। उसके आगे है, देखो, बिल्कुल गोल, कविता में इसके दो अर्थ है। अभी बिल्कुल गोल ये कविता में आए हुए दो शब्द है, लेकिन इसके दो अलग अलग भी अर्थ हो सकते हैं। जैसे हमने पिछले कक्षा में देखे हैं कि एक शब्द के दो अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जैसे कि बिल्कुल गोल यानी कि गोल आकार का होता है, और बिल्कुल गोल मतलब गायब हो जाना, इसे बिल्कुल गोल भी कहते हैं, है ना। तो ऐसे तीन शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के दो दो अर्थ निकलते हो। देखो यहाँ, जैसे कि पहला शब्द है वर, है ना। जैसे कि लता के लिए एक सुयोग्य वर यानी कि दूल्हा की तलाश है ना, ये एक अर्थ हो गया। और भगवान वरुण ने लकड़हारे को 3 वर मांगने के लिए कहा। वर मतलब वरदान, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके। दूसरा शब्द है अर्थ,
जैसे कि अर्थ प्राप्त के लिए मेहनत करनी जरूरी होता है। अर्थ मतलब धन, पैसा, रुपए, ये भी होता है। काव्य पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, मतलब मीनिंग, मतलब क्या है, ये भी अर्थ होता है अर्थ शब्द का, यानी कि अर्थ के दो अर्थ भी होते हैं। तीसरा शब्द है कनक। कनक मतलब क्या? गेहूं को कनक कहते हैं और सोने सोने को भी कनक कहते हैं, यानी कि उसके भी दो अर्थ होते हैं। जैसे कि इस वर्ष कनक यानी कि गेहूं की खेती अच्छी हुई है। इस वर्ष सीमा ने कनक के कंगन बनवाए। तो इसी प्रकार ऐसे कई शब्द होते हैं जिनके दो दो अर्थ निकलते हैं। ऐसे शब्द ढूंढकर आप उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगला है जो कि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। तो ये शब्द क्या करते हैं? दो वाक्यों को जोड़ते हैं, है ना, और उनको दो दो क्या करने हैं, उन शब्दों के दो दो वाक्य लिखने हैं। जैसे देखो यहाँ जो कि के दो वाक्य। नीम का तेल जो कि गंध स्वाद में कड़वा होता है, प्रथम श्रेणी की कीटाणुनाशक होता है ना। दूसरा है यह एक लड़के की कहानी है जिसका नाम मोहन है, जो कि दिल्ली में आया था। यह एक लड़के की कहानी है जिसका नाम मोहन है, जो कि दिल्ली में आया था। दूसरा शब्द है चूंकि। चूंकि प्रश्न कठिन थे इसलिए मैं उत्तर नहीं लिख पाया। अभी यहाँ मैं है, मैं नहीं, मैं है, ओके। चूंकि प्रश्न कठिन थे इसलिए मैं उत्तर नहीं लिख पाया। दूसरा है चूंकि आज तेज बारिश थी इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जा सका। तो इसी प्रकार चूंकि के दो सेंटेंस आप लिख सकते हो। दूसरा है हालांकि। दूसरा क्या है? हालांकि। हालांकि आज बारिश तेज है फिर भी मुझे काम पर जाना ही होगा। हालांकि मुझे तुम्हारा उत्तर पता है फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार हर एक के क्या कर सकते हैं हम, दो दो सेंटेंस, दो दो वाक्य लिख सकते हैं। उसके आगे देखो, चौथा हो गया, अभी पांचवा गप्प, गपशप, गप्पबाजी। ये तीन अलग अलग शब्द है और क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो, ओके। तो सही है, इनमें क्या है? अलग अलग अंतर है। गप्प मतलब बिना काम की बात, है ना। गप गप हम चर्चा करते हैं, बिना काम की बात होती है लेकिन हम गप्प यानी कि चर्चा करते हैं। गपशप इधर उधर की बातें होती है। बातचीत यानी कि इधर उधर की बातें हम क्या करते हैं, करते रहते हैं, यानी कि इधर उधर की बातचीत होती है, ओके। गप्पबाजी कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ सच बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं? गप्पबाजी कहते हैं। यानी कि गप्प, गपशप और गप्पबाजी इसके अलग अलग अर्थ होते हैं, ओके। तो उसके आगे देखो, तो इसमें अलग दिया है, आपके किताब में अलग दिया है, ओके। उसके आगे है कुछ करने को। आपको कुछ करने को दिया गया है उसमें। तो क्या दिया गया है? जैसे कि मैंने पहले बताया था, ओके, कि दो कैलेंडर दिए गए पेज नंबर 27 पे। वो कैलेंडर के दो भेद है, ओके। मराठी कैलेंडर है और एक अंग्रेजी कैलेंडर है। उसको आपको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है कि क्या अंतर है दोनों में, है ना। एक मराठी कैलेंडर है, एक अंग्रेजी कैलेंडर है, ओके। एक में चांद के अनुसार क्या दिए गए? तिथि दी गई है, यानी कि दिनांक दी गई है। दूसरे में चांद के अनुसार नहीं दी गई है। एक में मराठी अंकों का उपयोग किया गया है, यानी कि हिंदी अंकों का उपयोग किया गया है। दूसरे में अंग्रेजी अंकों का उपयोग किया गया है, ओके। तो इसी प्रकार इसमें क्या है? फ़र्क दिखाई देता है। एक कैलेंडर के ऊपर संवत दिया गया है तो दूसरे कैलेंडर के ऊपर ईस्वी सन दिया गया है। तो इसी प्रकार इन दो कैलेंडरों में क्या दिया गया है? भेद दिया गया है और इसकी जानकारी भी आपको वहाँ लिखी है, आपको वहाँ पढ़नी है।
उसके नीचे 3 सवाल दिए गए हैं। ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए? तो कौन से कैलेंडर में दिए गए हैं? मराठी कैलेंडर में। दिए गए दोनों कैलेंडरों के अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने बताया कि क्या अंतर है, उसमें क्या भेद है। वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है, आप वहाँ पढ़कर भी देख सकते हो, या पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, वो भी आप सुन सकते हो। तो इसी प्रकार जो चौथी कविता थी, चांद से थोड़ी सी गप्पे, इस कविता के जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में आज हमने देखा है। आपको कोई आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।